क्या आप भी जेईई मेन का एग्जाम देने जा रहे हो? क्या आप जेईई मेन का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिपरेशन के बेसिस पर निकाल लोगे क्या? अगर आपको ऐसा लगता है तो शायद आप गलत हैं। दोस्तों, आज की वीडियो जरूर देखिएगा। मेरा नाम है सौरभ और मैं 6 साल से कम इस जेईई मेन के ट्रेजिक इंसिडेंट्स को देख रहा हूं। और जैसे जैसे दिन बदलता जा रहा है, साल पे साल बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जेईई मेन के इस एग्जाम में बच्चों को यह नहीं पता होता है कि नंबर लाने के लिए सिर्फ प्रिपरेशन नहीं, आपका लक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग ये पूछोगे कि सौरभ भाई, ये वीडियो आज आप क्यों बना रहे हो? क्योंकि कल हमारा एग्जाम है, हमें आज मोटिवेट करने आना चाहिए, आप डिमोटिवेट कर रहे हो। गलत है। मैं आपको यहां पर कुछ ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, तो आप इस लक फैक्टर के साथ भी आप जीत जाएंगे। अब देखो, ये लक फैक्टर काम कैसे करता है, समझो। पिछले साल का अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन देखें और इस साल का एक्सपेक्टेशन देखें, इस बार 27% राइज हुआ है स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन में। अब 27% बच्चे जो बढ़े हैं, पक्की बात है कि एनटीए क्या करेगा, उनको कहीं ना कहीं डालेगा। अब लेटेस्ट डेटा एनटीए का क्या शो करता है, द सेशन वाज कंडक्टेड, जो 2024 का फेज 1 हुआ है, उसमें केवल और केवल 10 शिफ्ट के अंदर एग्जाम कराया गया। पहले क्या होता था, एनटीए 12 शिफ्ट में एग्जाम कराता था। तो नंबर ऑफ शिफ्ट जैसे रिड्यूस हुआ, बच्चे बढ़े, बच्चों की एक पर्टिकुलर ग्रुप एक शिफ्ट में ज्यादा बढ़ गई। जब बच्चे देखो, नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइल सिस्टम कैसे वर्क करता है समझने की कोशिश करो। आपके शिफ्ट में मान लो टॉप बच्चे आ गए। अब आप बोलोगे कि यार ये तो रैंडम एलोकेशंस हैं। फिर भी दोस्तों, अगर मान लो गलती से या लक फैक्टर से आपके शिफ्ट में बहुत सारे टॉपर बच्चे आ गए, तो आप 220 नंबर पाओगे ना, तो भी 98-97 परसेंटाइल पे रह जाओगे। तो अब समस्या ये है कि बच्चे तो 27% बढ़ गए, यानी 12-13 लाख बच्चे आपका एग्जाम देने वाले हैं। आप कैसे उनसे जीतोगे? तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को देने जाते हैं, हमारे दिमाग में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए कि नंबर कहां से बनेगा। अब पहली चीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब बच्चा इसको अच्छा करके जा रहा है। यदि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है, आप फिजिक्स में भी नंबर नहीं कम कर सकते और केमिस्ट्री में भी नंबर नहीं कर सकते। एंड मैथमेटिक्स, जहां पर सारे बच्चे डरते हैं, वहीं पर आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, उसको आपको यूज करना है। अब यार देखो, जिनका कल एग्जाम है उनके लिए मेरा सिंपल सा एक साधारण सा रूल है कि आप रात को फॉर्मूला रिवाइज करो, पीवाईक्यूज पढ़ो और जाओ। और मेरी इस छोटी सी बात को ध्यान रखो। सपोज करो आप एग्जाम सेंटर में गए, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम सेंटर में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर अपना 100% देना है। अब यहां पर आ जाती है बात मैथमेटिक्स की। मैथ में आपको लग रहा है कि सौरभ भाई, मेरे से तो 5 क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे, 10 क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे। जब मैं अपना जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, हम लोग के समय पेन एंड पेपर मोड होता था, तो मेरे को भी मैथ नहीं आता था। ठीक है, मैं सोचा कि यार अगर मैं मैथ में 1-2 सवाल भी करता हूं तो भी मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तो क्यों ना यहां पर एक चीज मैं ऐसा करूं कि जेईई मेन के अंदर मैं पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है उसको फुल्ली फर्निश कर लूं। फुल्ली फर्निश का मतलब हमने उसको हर क्वेश्चंस को अथक प्रयास से करके सॉल्व किया, केमिस्ट्री भी सॉल्व किया, फिजिक्स भी सॉल्व किया। आती है बारी मैथ की। अब मैथ में क्या है यार कि या तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं पूरा का पूरा छोड़ दूं, 2-4 सवाल करूंगा, 10 नंबर 8 नंबर आएगा वो कर लूं, या तो मैं ऐसा करूं कि जितने भी क्वेश्चंस मेरे सामने अपीयर हो रहे हैं उन क्वेश्चंस के अंदर मैं एक गेसिंग कर दूं। अब आप देखो, छोटी छोटी चीजों से आपको बहुत बड़ा एफर्ट मिलने वाला है आपके एग्जाम में। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ना, ताकि 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख हर बच्चा इस वीडियो को देखे एंड इससे कंक्लूड करे कि भाई मेरे को रिजल्ट निकालना है। अब मान लो आपको मैथ में 10 सवाल है कि भाई 40 नंबर आपके मैथ के बन गए, फिजिक्स में भी आप अच्छा करो, केमिस्ट्री में, तब तो आपको गेस मार्किंग या किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शंस को गेस नहीं करना है। लेकिन सपोज करो मैथ में आपसे यार 2 या 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब आपके दिमाग से क्या 2-3 क्वेश्चन यानी 2, 4, 6 नंबर के बेसिस पे आपको लगता है कि आप जेईई मेन में विजय पा जाओगे? आपको लगता है वो लक फैक्टर आप डोमिनेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो क्या स्टेप फॉलो करो? स्टेप नंबर 1, आज से ही ये डिसाइड करो कि मुझे सारे के सारे फिजिक्स के फॉर्मूले याद है, चेकलिस्ट 1। सेकंड, स्टेप नंबर 2, क्या मुझे सारे केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद है? स्टेप नंबर 3, क्या मुझे सारे मैथ के फॉर्मूले याद है? ये 3 चेकलिस्ट बताओ कमेंट सेक्शन में। दूसरा,
फिजिक्स के सारे चैप्टर के क्या मैंने पीवाईक्यूज करके रखे हैं। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री क्या सारे मैंने पीवाईक्यूज कर लिए हैं, और क्या मैंने मैथ में जो 10 चैप्टर किए थे उनके पीवाईक्यूज कर लिए थे। कल मैंने वीडियो बना के बताया था कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हो। थर्ड, एग्जाम देने जाने से पहले एक बार मॉक टेस्ट में देखो क्या कर सकते हो, और मॉक टेस्ट में क्या आपसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिला के दोनों करीब करीब मान के चलो 80-85 के आसपास का नंबर बन रहा है क्या। आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं, 100 नंबर में से अगर आप फिजिक्स में 80-85 नहीं ला रहे हो, केमिस्ट्री में 80-85 नहीं ला रहे हो, या 90 नहीं ला रहे हो, भैया बहुत मुश्किल है। मेरा काम आपको फॉल्स होप देना नहीं है दोस्तों। मैं यहां पर ऑफलाइन कोचिंग बनारस में चलाता हूं, ऑनलाइन इतने दिन मैंने आप लोग को पढ़ाया है। मुझे पता है बच्चे ना फॉल्स फैलेसी में जीते हैं कि तू कर लेगा। ये नहीं कोई बताता है कि तुझको करने के लिए इतना मेहनत लगेगा। आपके पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप अपने बच्चों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि उनका एग्जाम आने वाला है और मैं एज अ मेंटोर उनके साथ रहना चाहता हूं। मेरी ये बात याद रखो कि जेईई मेन के एग्जाम में बच्चों आपका जो सबसे ज्यादा दोस्त है ना वो है नंबर। ये कोई नहीं पूछेगा, आप 12 घंटे 24 घंटे आप पढ़ाई करते हो ना, लास्ट में आपसे ये कोई नहीं पूछेगा क्या बे नंबर कम आया, पढ़ता था या नहीं पढ़ता था। और यहीं पे आप 6 घंटे भी मत पढ़ो, 1 घंटे भी मत पढ़ो, आपका नंबर आ गया, बहुत मेहनत किया था मेरा बच्चा, दिन रात एक कर दिया था। पता नहाने जाता था तो भी ईयरफोन लगा के जाता था, है ना, सुनता रहता था, रिकॉर्डिंग करके जाता था। तो फॉल्स फैलेसी में मत जिए। आपको क्या करना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मॉक मॉक मॉक। अब जैसे एग्जाम में आप बैठो, रियल एग्जाम में अगर आपको फिजिक्स में 80 आ रहे हैं, केमिस्ट्री में 80 आ रहे हैं, मैथ में आपको कुछ नहीं आ रहा है, यहां पर लक फैक्टर यूज करो। जब आपके साथ जिंदगी खेल रही है तो आप भी जिंदगी को अपने साथ खेलने का मौका दो, आप भी एग्जाम में खेलो। आपको क्या करना है, 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस के अंदर गेस करके आना है। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस को आपको ऐसा गेस करना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी हायर साइड पर हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सॉल्विंग एक्टिविटी, थोड़ा फॉर्मूला रिवीजन एंड एप्रोप्रिएट ऑप्शंस मार्किंग करनी पड़ेगी। अब गेस वर्क भी ना बड़ा इंटेलिजेंस वाला काम होता है। जैसे अगर मान लो मेरे पास 25 सवाल हैं, 25 × 4 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स होते हैं। अब मान लो कि ओवरऑल अगर सिनेरियो देखा जाए तो सी एंड डी की जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में वो होती है 35 से लेके 45%। मान लो आपने 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस को सी ऑप्शंस कर दिया और गलती से भी आपके इसमें से 10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो आपके जो नंबर आते हैं दोस्तों वो आते हैं 40 मार्क्स, और आपके 15 गलत हुए हैं। आप समझो 15 आप माइनस कर दो, आपका तब भी पॉजिटिव टेरिटरी में नंबर है। जो आप 8-10 नंबर पाने वाले थे, अब आप 15-20 नंबर के आसपास यहां पर बैठ रहे हो। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं, इसी को कहा जाता है लक डोमिनेंट फैक्टर। अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ABCD रैंडमनेस जब आप करते हो किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में, वहां पर आपकी सिलेक्शन के चांसेस गड़बड़ होते हैं, वहां पर आप सिलेक्ट नहीं हो पाते। और हर बच्चे का अधिकार है यार कि अगर आपके साथ जेईई मेन के अंदर लक फैक्टर चल रहा है तो आप भी लक फैक्टर करो। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, जैसे 3 लाख बच्चों का इंक्रीजमेंट, सिस्टम रियून कर रहा है आपकी लाइफ को। ये सब पॉइंट्स के बाद में इस वीडियो को कंक्लूजन पे आ रहा हूं कि जेईई मेन का एग्जाम अब आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप मेरी बात से सहमत, एक बार कमेंट करिए। क्या आप कह सकते हैं, दिल पर हाथ रख के कहिए कि सौरभ भाई मैं प्रिपरेशन के दम पर जेईई मेन में बहुत अच्छा नंबर लेते आऊंगा। 220 वाले इस बार रो रहे हैं 97 परसेंटाइल पाके, क्या उनकी गलती है? 300 में से 220 नंबर लाने वाला बच्चा एडवांस में या 10,000 के अंदर 5,000 के अंदर आ जाता है, तो उनकी गलती नहीं है ना। पेरेंट्स को मैं ये बात कन्वे कर रहा हूं, आप अपने बच्चे को ब्लेम मत करिए। अगर आपका बच्चा सर ना 150-160 नंबर पा रहा है 300 में से ना, वो बहुत अच्छा बच्चा है, वो एडवांस फोड़ सकता है। जो भी बच्चे मेरी बात सुन रहे हो, मैं बता रहा हूं आपकी काबिलियत। ये एनटीए नहीं होता ना तो आपको झक मार के कोई रोक नहीं सकता था एनआईटी में जाने के लिए। लेकिन अब आप समझो ना, 180 नंबर लाने वाला बच्चा 160 नंबर 170 नंबर लाने में बहुत ब्रिलियंट होता है मेरी नजर में। भले उसका परसेंटाइल 95-94 आ गया, वो तो यार वही तो मैं बोल रहा हूं, वही तो सिस्टम खराब है। बट अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कितने लोग इस पर्टिकुलर लक को डोमिनेट करेंगे अपने साइड। या तो आप जिंदगी के साथ खेल लो या तो जिंदगी आपके साथ खेल ले, दोनों चॉइस आपके ऊपर है। धन्यवाद।